अच्छा, मैं किन्हीं कारणों से अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए, समय की बचत के लिए तकनीकी कारणों की वजह से मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। लेकिन मैं आप तक जो भी इसकी सामग्री है आज के विषय की, वो ऐसे मौखिक पहुँचाता हूँ। अगर स्क्रीन शेयर हो जाती तो बेहतर होता कि आप कुछ नोट्स भी ले पाते, लेकिन शायद कोई तकनीकी कारण है यहाँ पर जिसके कारण मैं आप तक ये नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अ, आज की चर्चा के बाद हम जान क्या पाएँगे? तो आज की चर्चा के बाद हम कहानी, लोक कथाओं और रोचक प्रसंगों के संबंध में जो महत्व है, उसके लिए 3 डब्ल्यू थ्योरीज़ को समझ पाएँगे। जी हाँ, 3 डब्ल्यू थ्योरीज़, जिसे आप व्हाट, हू और व्हाई के अंतर्गत रख सकते हैं। इससे अगली बात हम समझ पाएंगे कहानी की परिभाषा और तत्व। आखिरकार कहानी है क्या? जब तक हम किसी विषय को यही ना समझ लें कि वो है क्या, तो उसके महत्व को समझना भी थोड़ा दुष्कर रहेगा। इसके बाद हम लोक कथा क्या है उसके तत्वों को समझेंगे, इस ऐसे ही रोचक प्रसंगों को। और फिर हम महत्व पे आएंगे कि आखिरकार हम कहानियां क्यों सुने, रोचक प्रसंगों या लोक कथाओं को क्यों सुने और उनको क्यों याद रखें। उसके बाद आपकी स्टोरी टेलिंग, यानी कि किस्सा गोई, जिसे हम अपने यहाँ कहते रहे हैं, उर्दू में या हिंदी में हम कहते हैं कि कहानी सुनाना, उस विषय पर आएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 डब्ल्यू थ्योरीज को। 3 डब्ल्यू थ्योरीज में हम सबसे पहले व्हाट एलिमेंट को लेंगे। व्हाट यानी कि कहानी, लोक कथा या रोचक प्रसंग क्या है आखिरकार। तो कहानी गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। इसको अनेक विद्वानों ने, अनेक कथाकारों ने, अनेक साहित्यकारों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित भी किया है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि कहानी कहानी जो है वो नदी में एक जलधारा के समान है। वहीं हिंदी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि कहानी लेखक का जो एक ऐसा रचनात्मक कर्म होता है जिसमें वो जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को उद्देश्य सहित प्रस्तुत करता है। जी हाँ, जब तक उद्देश्य ना हो कहानी का, तब तक वो कहानी कुछ अधूरी सी रहती है। और जब हम तत्वों की बात करते हैं कहानी के, तो उसमें मुख्य रूप से हम 6 तत्व देख पाते हैं। और वो हैं कथानक, यानी कि जो कथा वस्तु होती है, और कथा वस्तु के बाद संवाद, उसके पात्र, देश, काल और वातावरण। जब हम देश, काल और वातावरण की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कहानी या पटकथा जो है वो किस देश में, किन भौगोलिक सीमाओं में घटित हो रही है और वो किस समय घटित हो रही है। अभी आधुनिक समय में है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है, माइथोलॉजिकल है, किस तरीके की है। तो वो जो काल है उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और वातावरण भी। जब हम ज्योग्राफिकल टेरेन्स या भौगोलिक परिवेश की बात करते हैं तो उसमें उसके जो वातावरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका सुनने, समझने और बोलने वालों पे, सब पे बहुत प्रभाव होता है। इसी के साथ भाषा शैली, और अंत में जो छठा महत्वपूर्ण तत्व है वो है उद्देश्य। जैसा कि हमने अभी जाना, उद्देश्य के बिना कोई भी कहानी पूर्ण हो ही नहीं सकती है। इसके बाद हम लोक कथाओं पे आते हैं कि आखिरकार लोक कथाएं क्या हैं। तो लोक कथाओं को हम ऐसी
कथाएं कह सकते हैं जो किसी वर्ग, समुदाय, धर्म विशेष में प्रचलित हों, जैसे कि हातिम ताई की कथाएं हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों और गांवों में कई प्रकार की लोक कथाएं सुनाई जाती हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश में आए तो आल्हा ऊदल की लोक कथाएं बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। ऐसे ही जो लोक कथाएं हैं वो ऐतिहासिक रूप से या पौराणिक मान्यताओं पर आधारित हो सकती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ लंबा इतिहास है ऐसे साहित्य का जिसमें हम जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, कथा सरित सागर, वृहत कथाएं, बेताल पच्चीसी आदि आदि इस प्रकार के अनेक कहानी संग्रहों से परिचित हैं। सो ये जो हैं ये आप सब जो है लोक कथाओं की श्रेणी में इनको रख सकते हैं। और इसके भी तत्व होते हैं और इसमें जो प्रमुख तत्व हैं वो एक तो स्थानीय पुट है, इसमें लोक नायक लोक नायिकाएं होती हैं, लोक संस्कृति को जिसमें लोक संस्कृति में आपका संगीत, नाट्य, अन्य अन्य प्रकार की जितनी भी रीति रिवाज हैं उनको प्रमुखता से हम उजागर करते हैं। स्थानीय मान्यताएं होती हैं। इस प्रकार की जो लोकल बेसिकली चीजें होती हैं, आधा मूलभूत रूप से जो स्थानीय मान्यताएं होती हैं उनको जो है वो वर्चस्व या प्रमुखता प्राप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा हूँगा और माफ़ कीजिएगा मैं अपनी पीपीटी किन्हीं तकनीकी कारणों के साथ आपके बीच नहीं रख पा रहा हूँ। तो अगर मेरी स्पीड तेज़ हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा और धीरे हो जाऊँगा ताकि आप ज़रूरी चीज़ों के नोट्स ले पाएँ बाद में इनको अपने लिए इस्तेमाल करने के उद्देश्य से। तो अब हम आगे बढ़ेंगे रोचक रोचक प्रसंगों पे कि आखिरकार रोचक प्रसंग क्या है। तो रोचक प्रसंग जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है तो रुचि पैदा करने वाले होते हैं, रोचक होते हैं, मन लगता है इसमें। और ये काल्पनिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं, किसी स्थानीय घटना पर आधारित हो सकते हैं या उससे जुड़े हुए भी हो सकते हैं। कोई घटना घटित हो गई उसके बाद बहुत सारे उसके बारे में रोचक किस्से कहानियां हम प्रचलित कर देते हैं, उसके बारे में बहुत सी कहना तो नहीं चाहिए कि मिर्च मसाला लगा करके हम रोचक प्रसंग प्रस्तुत करने लगते हैं। तो रोचक प्रसंग इस प्रकार से हम उस श्रेणी में रख सकते हैं। और इसका अगर आप कोई उदाहरण समझना चाहें तो हम काफ़ी पहले से अपने समाज में देखते हैं कि अकबर बीरबल के रोचक प्रसंग हैं, तेनालीरामा के प्रसंग हैं, लेकिन इनकी वास्तविकता के बारे में कि ऐसा हुआ ही होगा, इसको लेकर के अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हाँ, अकबर बीरबल के होने के प्रमाण हैं, तेनालीरामा के होने के प्रमाण हैं, लेकिन जो उनसे संबद्ध सभी रोचक किस्से सुनाए जाते हैं, उनका हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि हम ये मान पाए हाँ, ये सब कुछ हुआ होगा। तो अभी तक आपने समझा कि कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंग क्या हैं और इनके मुख्य तत्व क्या हैं। जब हम इन चीजों को समझ लेंगे, इसके बाद हमारी आगे की चीजों को समझना कुछ आसान हो जाएगा और लंबे समय तक उनको ध्यान रखना भी आसान हो जाएगा और अपने छात्रों के बीच इनको प्रस्तुत करना भी आसान हो जाएगा। देखिए, ये अधिगम यानी कि लर्निंग एक चक्र है, चक्रीय प्रक्रिया है, साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें सुनना, समझना, इन्वॉल्व एंगेज होना, उससे जुड़ना और उसके बाद में उसे डिलीवर करना, उसे प्रस्तुत करना और डिलीवर करने के बाद में जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं, जो हमारे श्रोता या दर्शक या विद्यार्थी हमारे संदर्भ में हैं, उनकी इवैल्यूएशन, उनका मूल्यांकन कि उनको कितना समझ में आया और उस जो कुछ समझ में नहीं आया उस अंतर को समझना और फिर उस अंतर को समझ के उसको भरना। ये जब चक्रीय प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तभी आपके सीखने समझने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगी। सो सब
इसमें सबसे पहला चरण यही है जो अभी हम कर रहे हैं कि चीजें क्या हो और फिर उनका महत्व समझा जाए। तो अगली जो हम बात करेंगे वो थी, ये अभी तक हमने जो देखा वो हम अपनी 3W थ्योरीज पे चल रहे हैं। व्हाट, हमने व्हाट पहला W कवर कर लिया। अब हमारा दूसरा जो W आएगा वो है हु, यानी कि कौन सुन रहा है, अर्थात हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है। जब आप कुछ भी कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग या और कोई विषय, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, कोई भी विज्ञान, किसी भी प्रकार का संप्रेषण हो, कोई भी कम्युनिकेशन हो, टीचिंग हो, उसमें यह पहचानना बहुत जरूरी है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, हमें कौन सुन रहा है। और इस क्रम में सबसे पहले श्रोता को पहचानिए। श्रोता के आयु वर्ग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी कि पहले तो हमने श्रोता को पहचाना। आप कहेंगे कि श्रोता को पहचानने से क्या अर्थ है? हमें ये पहचानना है कि वो लड़का है, पुरुष है या महिला है, या कक्षा में दोनों प्रकार के विद्यार्थी बैठे हैं। यदि केवल लड़के ही विद्यार्थी के रूप में बैठे हैं तो हमारा जो सिलेक्शन ऑफ स्टोरी है, हमारी कहानी का चयन है, वो प्रभावित हो सकता है। हो सकता है हम पुरुष प्रधान कहानी ले लें जिसका नायक पुरुष हो, या हमने स्त्री प्रधान कहानी ले ली तो हो सकता है कि लड़के उसमें उतनी रुचि ना लें। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें ये चीज भी स्थापित करनी चाहिए कि नायक नायक है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इसी प्रकार यदि लड़कियां बैठी हैं हमारी कक्षा में ज्यादा, तो हो सकता है कि पुरुष प्रधान कहानी का प्रभाव उस पर उतना ना पड़े। और जब हमारी कक्षा में दोनों प्रकार के विद्यार्थी हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, ऐसा होने पर भी हमारी कहानियों, लोक कथाओं या जो हमारा आज का विषय है, इनके चयन को प्रभावित करेगा इन दोनों का होना। सो सबसे पहले इसलिए ये समझें कि श्रोता कौन है वहां पे, फिर इनके आयु वर्ग को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आयु वर्ग के हिसाब से ही हम ये चुनेंगे कि उनको किस स्तर का उद्देश्य या किस स्तर का संप्रेषण किया जाए। उनको किस स्तर पे, अगर हमने उस आयु वर्ग से ऊपर का विषय चुन लिया या उद्देश्य चुन लिया तो भी काम नहीं बनेगा, और उस आयु वर्ग से नीचे का उद्देश्य चुन लिया तो भी मजा नहीं आएगा। उदाहरण के रूप में, मेरा प्रिय मित्र, मैं हम 5वीं कक्षा में भी ये निबंध लिखते हैं और 10वीं कक्षा में भी ये निबंध लिखते हैं, और आप जब स्नातक या स्नातकोत्तर जाते हैं तब भी लिखते हैं। विषय एक ही है, लेकिन उसका जो कंटेंट है, उसकी जो सामग्री है, भाषा का स्तर है, शब्दावली का चयन है, ये सब कुछ बदलता है आयु के हिसाब से। हाँ, तो श्रोताओं के आयु वर्ग को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और इसके बाद जो तीसरा मुख्य बिंदु है वो है उनके शैक्षणिक और सामाजिक स्तर की पृष्ठभूमि। अगर आप मुझे इसे एक्सप्लेन करने को, इसकी व्याख्या करने को कहेंगे कि इनके शैक्षणिक स्तर या सामाजिक स्तर से क्या अभिप्राय है, तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी कोई हो सकता है कि ऐसी पृष्ठभूमि से आता हो जहाँ पे उनके पीछे, जहाँ से वो आए हैं, वहाँ शैक्षणिक स्तर बहुत अच्छा ना हो सकता है कि वो जिस पृष्ठभूमि से आ रहा है वहाँ कोई साक्षर ही ना हो, तो उसका स्तर अलग होगा। और बहुत अच्छा शैक्षणिक स्तर होगा तो उसका स्तर, उस बच्चे का, उस विद्यार्थी का अलग एक मनोविज्ञान और मानसिक स्तर होगा जब वो कक्षा में बैठा होगा। आप इसको इस तरीके से समझने, और ये हमारे विषय को कैसे प्रभावित करता है, वो इस तरह से प्रभावित करता है जब हम एक ये अंदाजा ले लेते हैं कि इस प्रकार के विद्यार्थी हमारी कक्षा में हैं, तो ये हमें जो विषय या कहानी है उसके चयन में मदद करता है कि हम किस तरीके की भाषा स्तर,
किन उद्देश्यों की कहानियों को यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप मेरे को कहेंगे कि एक शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ, इसको आप अन्यथा शाब्दिक अर्थ ना लें कि ये मैं किस प्रकार के शब्द का यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है इसको कि शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पे हम किस प्रकार की भाषा या उद्देश्यों का चयन करते हैं। मान लीजिए मुझे जन सुविधा यानी कि कोई टॉयलेट खोजना है, तो एक शैक्षणिक पर्टिकुलर शैक्षणिक स्तर का व्यक्ति खड़ी भाषा में या सीधा बोल सकता है पाखाना कहाँ है, कोई दूसरा बोलता है कि लैट्रिन कहाँ है, कोई और आता है किसी और सामाजिक और शैक्षणिक स्तर का व्यक्ति, वो कहता है टॉयलेट कहाँ है, उससे ऊपर का कोई कहता है वॉशरूम कहाँ है, कोई उसी उसी चीज को पाउडर रूम बोलता है, कोई चेंज रूम बोलता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे सामाजिक स्तर या शैक्षणिक स्तर में परिवर्तन होता है तो वो अलग अलग प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अर्थ उस शब्द का वही है। इसी प्रकार से हम अपनी कहानियों को भी इसी तरीके से प्रस्तुत करें। सो इस ये बहुत प्रभावी हो सकती हैं यदि हम ये तीसरा बिंदु ध्यान रखें। अब चौथा इस क्रम में जो एक बिंदु आता है वो सामग्री का चयन है। और जैसा कि मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा था कि सामग्री का जो चयन है ये उपरोक्त जो हम पहले 3 बिंदुओं पे चर्चा कर चुके हैं कि श्रोताओं की पहचान, आयु वर्ग और उसके शैक्षणिक स्तर और सामाजिक स्तर की पहचान, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपने अगर पहले के 3 बिंदुओं को ठीक से समझ करके उनका सही मूल्यांकन कर लिया, पहचान लिया उनको, तो आप बहुत अच्छी कहानियों का चयन भी कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि अभी तक जितना हम जिस रफ्तार से जिस गति से चल रहे होंगे वो पर्याप्त है, उचित है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ या मुझे अपनी गति और धीमी करनी चाहिए या उच्चारण स्पष्ट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी अपेक्षाओं और आपकी संतुष्टि के स्तर तक खरा उतर पाऊँ। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और जो हमारा ये दूसरा डब्ल्यू था, हु हु को मैं अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसी पे सब कुछ निर्भर करता है आज के विषय को प्रभावी रूप से डिलीवर करने के लिए। सो हु में सबसे पहले हमें पता है हम तो प्राथमिक स्तर पे 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को डील कर रहे हैं। हाँ, सो सबसे पहली अवस्था में हमारे लिए हु के अंतर्गत कौन में आएगी, शैशव अवस्था के जो बच्चे हैं वो, और ये 1 से 3 आयु वर्ग के हम मान सकते हैं। और इस अवस्था में हमें कहानी किस प्रकार की कहानियों का चयन करना चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ बिंदु मैं आपके सामने चर्चा के लिए रखना चाहूँगा या आपके साथ साझा करना चाहूँगा। क्योंकि जिस अवस्था में बच्चे में जिस तरीके के मनोवैज्ञानिक परिवर्तन असल में हो रहे होते हैं, उसी तरीके की चीज़ों को हम उसे कैटर करते हैं, उसके सामने वैसी रखते हैं। तो 1 से 3 साल की आयु वर्ग में मुख्य रूप से जो बच्चा है, उसकी मानसिक क्रियाओं में तीव्रता आती है। जी हाँ, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता आती है, सीखने की प्रक्रियाओं में तीव्रता आती है, कल्पना शक्ति में तीव्रता आती है, आत्म प्रेम की भावना का विकास होता है, सामाजिक भावना का विकास होता है और अनुकरण करके, देख कर, फॉलो करके सीखने की क्षमता का विकास होता है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं उन 6 बिंदुओं को। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, सीखने की प्रक्रियाओं में तीव्रता, कल्पना शक्ति में तीव्रता, आत्म प्रेम की भावना का विकास, सामाजिक भावना का विकास और अनुकरण से सीखने की क्षमता का विकास। तो जो शैशव अवस्था है, चाइल्डहुड जिसे हम कहते हैं,
इन्फेंसी के बाद उसमें ये 6 गुण विकसित होते हैं और इन 6 गुणों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कंटेंट यानी कि सामग्री का चयन कर सकते हैं। इसके बाद की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था, ये महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो यही है, क्योंकि हम इसी अवस्था के टारगेट ऑडियंस यानी कि अपने छात्रों को संबोधित करेंगे। ये है बाल्यावस्था, जिसको हम 5 अथवा 6 वर्ष से 12 से 14 वर्ष, 5 से 6 वर्ष की आयु से लेकर 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच मानते हैं। और हम इसी टारगेट ऑडियंस, इसी अवस्था के छात्रों को संबोधित करते हैं। आप प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस थिंग। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि हम इसी श्रोता या इसी टारगेट ऑडियंस के साथ डील करेंगे, और इस हिस्से को समझना, आत्मसात करना बेहद जरूरी है, बेहद, जी हाँ। और वो क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान और बौद्धिक विकास जो होगा बच्चे का, वो इस समय में बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। और जो कहानी किस्से सुनाने की प्रक्रिया है वो इसी मानसिक और बौद्धिक विकास, उसके छुपे हुए गुणों को सामने लाने के लिए, उद्गृत करने के लिए वैज्ञानिक और व्यवहार विज्ञान की कसौटी पे खरी गई है, कसी गई है। तो हम ये देखते हैं कि बाल्यावस्था, ये जो हमने अभी कही है, जो हमारे प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी होंगे, इनमें इस आयु वर्ग में कौन कौन से गुणों का मुख्य रूप से विकास होता है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। मैं अपने बोलने की गति जो है वो सीमित, नियंत्रित रखूंगा। सबसे पहले मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। इसके बाद जिज्ञासा की प्रबलता आती है उसमें, ये क्या है, वो क्या है, क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसने कर दिया, कब आओगे, कहां जा रहे हो, क्यों कर रहे हो। इस प्रकार की जिज्ञासाएं इस अवस्था के बच्चों में सबसे ज्यादा होती हैं। और एक अध्ययन के अनुसार इस आयु वर्ग का बच्चा एक दिन में तकरीबन 300 सवाल पूछता है। और अक्सर वो जिनके साथ या जिनके आसपास रहता है उनके पास उसकी इस जिज्ञासाओं के उत्तर नहीं होते, और बहुधा वो बच्चा या बच्ची मानसिक विकास या बौद्धिक स्तर पे वृद्धि करने से वंचित रह जाता है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविक जगत से संबंध स्थापित करता है। वो वास्तविक जगत से अब अपने संबंध स्थापित करने लगता है। उसे पता लगने लगता है कि मानवीय संबंध किससे हैं, पशु पक्षियों से, जीवों से किस प्रकार के संबंध हैं। जो उसके आसपास का सामान है, चाहे वो पेन हो, कॉपी हो, बॉक्स हो, टिफिन हो, स्कूल हो, पट्टी हो, ऐसी तमाम चीजें जो अपने जीवन में वो इस समय देख रहा होता है और आने वाले समय में देखेगा, उन सब के साथ उसके एक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया उत्पन्न होने लगती है। इसके बाद वो रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने लगता है। ड्राइंग बनानी नहीं आ रही है लेकिन बनाएगा ड्राइंग, कपड़े खराब कर लेगा, स्याही रंग फैला देगा, कतरने काटेगा, तमाम तरीके की चीजें करेगा जिसमें रचनात्मक रूप से उसकी संलिप्तता होती होगी। तो रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने लगता है। सामाजिक गुणों का विकास होता है इस अवस्था में। सामाजिक गुणों का विकास ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिक, जब मैं ये कहता हूं कि माना जाता है तो मैं कपोल कल्पित बातें नहीं कर रहा हूं।
ये वैज्ञानिक अध्ययनों, व्यवहार विज्ञान और मस्तिष्क विज्ञान द्वारा स्थापित तथ्य हैं और आवश्यकता पड़ने पर आप कहें तो ऐसे कुछ लिंक्स ढूंढें या बाद में अगर आपकी डिमांड हो तो हम और आपके साथ ऐसे कुछ लिंक्स शेयर कर सकते हैं जहां पे आप इसकी विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो सामाजिक गुणों का विकास होता है। कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। मानव जो है वो आ, ये सामाजिक प्राणी है ना। सो वो इस प्रकार के गुणों का विकास करता है जो आने वाले उसके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा उसमें नैतिक गुणों का भी विकास होता है। तो ये जो 5-6 से लेकर के 12-14 वर्ष की आयु है, जो कि हमारा विद्यार्थी, हमारा टारगेट ऑडियंस इसी आयु वर्ग का, उसमें ये मुख्य गुण जो हैं वो विकसित होते हैं इस अवस्था में। तो हमने जाना कि हमारा मुख्य रूप से जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है। मैं फटाफट एक बार जल्दी से इन बिंदुओं को और दोहरा देता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आपके विषय या आपकी सामग्री के चयन में बहुत मदद करेंगे। वो हैं मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविक जगत से संबंध, रचनात्मक कार्यों में आनंद, सामाजिक गुणों का विकास और नैतिक गुणों का विकास। इसके बाद जो बच्चे की तीसरी अवस्था है वो है किशोरावस्था, जो हम 14 से 18 साल तक के आयु वर्ग को मानते हैं। ये चूंकि हमारा टारगेट ऑडियंस नहीं है तो हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस मैं आपको सतही स्तर पे इनकी जानकारी दे दूं कि मानसिक और बौद्धिक स्तर पर विकास के नज़रिए से इसमें किस प्रकार के गुणों को हम देख पाते हैं। वो है नायक पूजा, यानी कि हीरोज को अपने हीरोज बनाता है, वो हीरोज की फैन फॉलोइंग होती है उसमें। शक्ति का विकास होता है। शक्ति जब मैं कह रहा हूँ तो वो शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों के बारे में कह रहे हैं। और ध्यान का विकास होता है। ध्यान का विकास यहाँ पे अटेंशन से समझा जाना चाहिए, ध्यान यहाँ पर मेडिटेशन से नहीं समझा जाना चाहिए। आई रिपीट, मैं दोहराता हूँ कि ध्यान का विकास जब होता है इस अवस्था में तो वो डेवलपमेंट ऑफ अटेंशन, यानी कि किसी चीज के ऊपर केंद्रित होकर के सोचने का विकास। स्मरण शक्ति का विकास होता है। रुचियों का, उसकी अपनी रुचियां का विकास होता है। आपने देखा होगा कि 10th क्लास के बाद नॉर्मली जो 14-15 साल की आयु होती है उसके बाद ही उसकी रुचि के अनुसार हम उसको साइंस, कॉमर्स या आर्ट सब्जेक्ट्स या आजकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी कहीं पे होते हैं, उनके लिए कुछ चयन करने को हम कहते हैं। तो आपने देखा कि इसमें रुचियों का विकास भी होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है इस समय में वो अपनी एक स्वतंत्र सोच भी विकसित करता है। प्रशांत बाजपेयी जी कह रहे हैं कि आप अपने नोट्स हम लोगों को शेयर कर दीजिए। जी, मैं ज़रूर ये पीपीटी विभाग में सबमिट कर दूंगा। और आप जो आपके उचित अधिकारी या जो शिक्षक हों, आप उनसे संपर्क करके ये पीपीटी हासिल कर सकते हैं। आई विल बी ग्लैड टू शेयर इट विद यू। मैं आप सबके साथ साझा करने में मुझे बहुत खुशी होगी। तो हु, जो 3W थ्योरीज का हमारा दूसरा W था, हु, वो पूरा हो गया है। और इसके बाद हम बढ़ रहे हैं थर्ड W पे। और ये बहुत 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 जरूरी है। मैं पूरा इम्फेसिस, पूरा जोर दूंगा इसके ऊपर, क्योंकि ये है वाई, बिग वाई। क्यों और क्या क्यों? कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंग क्यों सुनाए जाएं या हम क्यों सुने? इससे फायदा क्या होगा? साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, ये सब करते हैं, कहानियां सुनने की क्या जरूरत है हमको? कहानियों से कुछ होता है क्या? हम आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं, अरे कोई काम की बात करो, क्या किससे कहानियां सुनाने बैठे हो, ऐसा बोलते हैं।
लेकिन कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तभी आज का ये सेशन डिजाइन किया आपके लिए इंस्टीट्यूट ने। विभाग का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतने संवेदनशील विषय को लिया। अगर आप इसे वैज्ञानिक तरीके से समझ लेते हैं तो विश्वास मानिए, जीवन में कोई भी विषय जटिल नहीं है। बिकॉज फिक्शन, कहानी फिक्शन में होती है। फिक्शन को जब लॉजिक तर्क दे दिया जाता है तभी वो विज्ञान बनता है। आप उदाहरण अगर इसका समझें तो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट फिक्शन में बरसों से था, लेकिन एक वैज्ञानिक आया, उसने इसको तर्क दिया, तथ्य दिए, और उसे आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया से जानते हैं। तो कहानियां भी वैज्ञानिक हैं, क्योंकि मानव सभ्यता के विकास में इनका अहम योगदान है। हमने अपनी बुद्धि के विकास का पहला कदम श्रवण सुन करके ही किया था, और जो कुछ कहा गया वो कथन से कहानी ही है। लंबे समय तक शिक्षण की पद्धति भी मौखिक थी। खैर, हम अपने तीसरे वाय पे आ रहे हैं, क्यों सुनाई जाए। पहला बिंदु इस संदर्भ में मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूं, और वो है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य ने बहुत कुछ श्रवण माध्यम से, यानी कि सुनकर ही सीखा है। लंबे समय तक, जब तक लिपि का विकास नहीं हुआ, हमने स्क्रिप्ट नहीं बना ली, तब तक सुन के ही सीख रहे थे हम सब कुछ। दूसरा पॉइंट, सीखने और सिखाने का सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं चाहिए, सुनने वाला चाहिए, सुनाने वाला चाहिए। हमने काफी समय तक ये देखा, आपने भी देखा होगा, जो ग्रामीण परिवेश के हमारे साथी हैं, किस्सा गोई एक ऐसी एस्टैब्लिश्ड, एक प्रतिष्ठित, प्रस्थापित कला थी कि उससे बहुत कुछ सीखा। किस्सा गो जो हुआ करता था, वो एक मुअज्जिज, एक सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था उस इलाके का, जिसे आज की डेट में आप स्टोरी टेलर या मास्टर स्टोरी टेलर्स कहते हैं। दोबारा से वो कला आपके सामने आ रही है। क्यों आ रही है? जटिल से जटिल समस्याओं को रुचिकर तरीके से, अपनी आवाज की मॉड्यूलेशन के साथ, अभिव्यक्ति के साथ, जैसा आपके सामने टारगेट ऑडियंस हो, आप उस स्तर पे जाकर के उसको डिलीवर कर सकते हैं। सो श्रवण का सबसे आसान तरीका है, सीखने सिखाने का सबसे आसान तरीका है। और उसके बाद जो मुख्य बिंदु मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा क्यों में, वो है कि जब हम कोई भी चीज सीखने या समझने का प्रयास करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि जिस विषय को हम समझ रहे हैं वो हमें बांध के रख पाए, एंगेज कर पाए। अगर मेरी एंगेजमेंट नहीं है उसके साथ, तो आप मुझे जितना मर्जी सिखा लीजिए, मुझे सीखने में उतना मजा नहीं आएगा जितना कि आना चाहिए। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि आपकी सामग्री बांध के रखने वाली, और कहानियां बांध के रखने वाली होती हैं, एंगेजिंग होती हैं। हम जब पारंपरिक रूप से सुनते थे, तो आप देख लीजिए, किस्सा गो कहानी सुना रहा है, हम अगर हुंकारा ना दें तो वो कहानी सुनाना बंद कर देता था, कहता था मैं नहीं सुना रहा। या तो आप सुन नहीं रहे, या फिर मेरी बात को वजन नहीं दे रहे। और ये चीज क्लास में आपके साथ भी कई बार होती होगी। आपको आपकी जो रिएक्शंस हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो प्रभावित होती होंगी जब आपके छात्र जो हैं वो उस तरीके से नहीं सुन रहे हैं जिससे कि उनको सुनना चाहिए। हम सबके साथ होता है, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। सो ये जो कहानियां या लोक कथाएं हैं, किस्से कहानियां हैं, ये रुचिकर होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, इसलिए बांध के रख सकता है, लंबे समय तक बांध के रख सकता है। आज अगर मैं किसी चीज को छोड़ दूंगा, हम सब सीरियल्स देखते हैं, सीरियल्स क्या है? एपिसोड दर एपिसोड आते हैं, कहानी तो ही है, एक इंटरेस्ट पैदा करता है ना।
क्यूरोसिटी, जिज्ञासा पैदा करके आज एक कड़ी खत्म होती है किसी बिंदु पे, कल हम सब फिर आकर के वहां बैठ जाते हैं। तो आपके कमेंट्स देख रहा हूं मैं यहाँ पे बहुत सारे। हाँ, और मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि आपको अभी तक की कुछ ये जो बातें हैं ये आप उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को। जी, थैंक यू। सो हमने बहुत सारी चीजें ऐसी एपिसोड बाई एपिसोड देखी हैं लंबे समय तक, यानी कि एक लंबे कालांतर तक हमें कहानियां जो होती हैं वो जोड़ के रख पाती हैं। इसके बाद मान लीजिए हमें जोड़ भी लिया, आसान माध्यम भी मिल गया, हाँ जी, परंपरा भी है, ठीक है, पालन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपके पास सामग्री नहीं है तो क्या करेंगे? सारे फैक्टर पूरे हो रहे हैं, सारे कारक पूरे कर रहा है, लेकिन है ही गिनती की 10 कहानियां, तो कब तक रहेंगे? नहीं रह सकते। तो कहानियों के साथ में ये वाली जो दिक्कत है वो नहीं है। असीमित, लोक भाषा में तो असीमित प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है, बस खोजने की, उससे कनेक्ट करने की जरूरत है। हमारा जो 3W थ्योरी का आखिरी W वाई था, क्यों सुनाई जाए या क्यों सुनी जाए, मैं उसको समराइज करता हूं फटाफट एक बार। 4 मुख्य बिंदु हैं। वो ये हैं कि मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य ने बहुत कुछ श्रवण माध्यम यानी कि सुनकर ही सीखा है, और ये हमारे डीएनए में है। सीखने और सिखाने का सबसे आसान तरीका है, लंबे समय तक बांध कर रख सकते हैं, और हर भाषा यानी लोक भाषा या बोली में और हर अवस्था के लिए प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। तो इसी के साथ ये 3 डब्ल्यूज पूरे होते हैं। और इसके बाद जो एक्सटेंशन है ये तो हो गया क्यों, लेकिन इसके साथ जब आप तथ्यों को बिठाएंगे तो हम देखेंगे कि इसका बच्चे के मनोविज्ञान पे बहुत गहरा प्रभाव होता है। ये तो हमारे पास 4 लॉजिक हो गए कि हम किस तरीके से ये जनश्रुतियों पे हो सकते हैं, पारंपरिक स्तर पे हो सकते हैं, हालांकि इनकी वैज्ञानिक वैधता भी है, जो भी हमने चारों बिंदुओं पे चर्चा की। फिर आधुनिक शोध हुआ, आधुनिक शोध में भी पाया कि कहानी बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करती है, और उसके अंदर बहुत सारे गुण जो कि उसके आने वाले जीवन को अच्छा, अच्छा के परिभाषा नहीं, अच्छा तो नहीं, आने वाले जीवन को प्रभावी बना सकती है, उसमें सहायक है। वो इस तरीके से है कि कहानी बच्चों को आनंदित करती है, कहानी से बच्चे सब्र के साथ सुनना, अनुमान लगाना, कहानी के पात्रों व घटनाक्रम को याद रखना तो सीखते ही सीखते हैं। इससे उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति का भी विकास होता है, और विकास होने से पहले उनको ये पता लगता है कि ये एकाग्रता या स्मरण शक्ति आखिरकार होती क्या और कहां से शुरू होती है। और एक बार को तो हम ये कह सकते हैं कि जितना कहानियां उसको सिखाती हैं इस पर्टिकुलर जो क्षेत्र में, वो और कोई चीज इतनी प्रभावी नहीं हो पाती। एक बार बच्चों का किताब की दुनिया से परिचय हो जाए इस तरीके से ना, तो बस फिर वो उसमें रचने बसने लगता है, इंटरेस्ट पैदा करने वाली बात है। फिर वो कोई सा सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथ्स हो, मैथ्स को आप, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं टिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूं, जब मैं मतलब स्कूल में था मैं टिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूं, और पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस का प्रमेय है वो पढ़ाया जा रहा है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ लंब है, कहाँ आधार है, कहाँ कर्ण है क्या नहीं। तो हमारे गुरुजी थे, उनको शत शत प्रणाम की, उनकी सबकी वजह से आज आपके सामने बैठा हूं। तो उन्होंने हमें एक कहानी सुना दी, आपने भी सबने सुनी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आज तक नहीं भूला हूं। पाइथागोरस थ्योरम 3 तरीके से सिद्ध कर लें।
गणित जैसा जटिल विषय, पाइथागोरस थ्योरम को एक छोटी सी कहानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ने सॉल्व करवा दिया। हाँ, तो मैं जो अभी आपसे चर्चा कर रहा था उसको एक बार फटाफट मैं दोहरा दूं, थोड़ी 4 लाइनें हैं सिर्फ, कि कहानी बच्चों को आनंदित करती है। कहानी से बच्चे सब्र के साथ सुनना, अनुमान लगाना, कहानी के पात्रों व घटनाक्रम को याद रखना तो सीखते ही हैं। इससे उनकी एकाग्रता व स्मरण शक्ति का प्रशिक्षण भी होता है। एक बार बच्चों का किताबों की दुनिया के साथ इस तरीके से परिचय हो जाए तो वो उसमें रचने बसने लगते हैं। और इसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के रीडिंग डेवलपमेंट सेल, मैं रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी के रीडिंग डेवलपमेंट सेल द्वारा प्रकाशित पुस्तक पढ़ना सिखाने की शुरुआत। इस पुस्तक में आप इसको विस्तार से समझ सकते हैं। तो ये हम अभी थर्ड WY पे चल रहे हैं। इसके अलावा हम क्यों कहानी सुने, पहले भी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि सुनने वाला और सुनाने वाला यानी कि केवल अध्यापक और विद्यार्थी हैं तो पर्याप्त है। दोनों के बीच में सीधे संवाद स्थापित होता है और विद्यार्थी की संलिप्तता जो है वो अध्यापक व्यक्तिगत रूप से देख सकता है। और जिज्ञासा संबंधी चीजें जो होती हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन सा, किसका, किससे, इन सभी जिज्ञासाओं की खोज में ये जो किस्से कहानी है ये उसके बहुत बहुत सहायक होते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा कि थर्ड W जो है क्यों सुनाई जाए, इसके संबंध में कुछ और तथ्य। फिर विद्यार्थी में सोच के साथ साथ अभिव्यक्ति की कला का विकास होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि महात्मा गांधी ने अपने बचपन में राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुन ली थी और उसके बाद देख लीजिए आत्मकथा भी जो उनकी है वो सत्य के साथ मेरा प्रयोग है। तो अभिव्यक्ति इस स्तर तक प्रभावित कर सकती है। अब्राहम लिंकन ने इस तरीके की कहानियां अपने बचपन में सुनी, भरत ने अपनी माँ से इस तरीके की कहानियां सुनी। तो ऐसे अनेक नायक नायिकाएं हैं। मीरा ने कृष्ण के बारे में अपनी नर्स से या उनकी जो परिचारिका थी उनके साथ जो रहती थी उनसे कहानी सुनी और आप देख लीजिए आज उनका क्या व्यक्तित्व है। नए शब्दों से परिचय होता है उसका, नई वोकैबुलरी उसके पास आती है, नए पारिभाषिक शब्द और बोलचाल के शब्द मिलते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जो चीज अब सामने आपके आप आएगी, क्योंकि देखिए हमारा प्रदेश जो है, हमारा राज्य बहुत बड़ा राज्य है। गाजियाबाद से लेकर के गोरखपुर तक आप जाइए, तमाम बोलियां, तमाम तरीके के लहजे चेंज हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम कहानियां सुनाते हैं तो आप, मैं वैसे रिकमेंड करूंगा आपको कि जब कहानियां सुना रहे हैं तो लोक भाषाओं पे, लोक भाषा में सुनाएं, भले ही वो मानक भाषा में आप पढ़ रहे हो। इससे होता क्या है कि हम मानक भाषा से सॉरी लोक भाषा से मानक भाषा तक की यात्रा जो है वो तय कर पाते हैं और बच्चे को समझने में बहुत आसानी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए मैं बुंदेलखंड रीजन में रहता हूं, मैं बुंदेलखंड क्षेत्र में हूँ और मुझे मुंशी प्रेमचंद की कोई बाल कथा सुनाई जा रही है और मुंशी प्रेमचंद की जो पृष्ठभूमि थी वो अवधी या भोजपुरी पूरब की थी। अब पूरब के हो सकता है कुछ शब्द मेरे को समझ में ना आए, तो अगर आप सुना रहे हैं और आप उन शब्दों को बुंदेलखंडी में मुझे दे देंगे तो मेरे तो जिंदगी भर के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। और जब मैं अपनी आयु पे आऊंगा तो मैं मानक भाषा में अवधि में भी उसको समझ लूंगा। तो लोक भाषा से मानक भाषा तक ले जाने में इनसे आसानी होती है। हाँ, तो ये जो हमारा था अभी तक का वाई, थर्ड W था जो मैंने आपके साथ चर्चा की। थोड़ा सा मैं आपका और लूंगा बस।
यदि आप बोर ना हो रहे हों, और मुझे उम्मीद है आप नहीं हो रहे होंगे, और अगर हो भी रहे हैं तो थोड़ा-सा झेल लीजिए, और कोई अभी साधन नहीं है। मैं ये विषय पूरा करने की ओर ही हूँ। हाँ, अब इसका महत्व क्या है? ये तो हमने समझ लिया कि हम ये तीनों चीज़ें क्या हैं, कौन सुनेगा और क्यों सुनाई जाएँ। अगर हम ये तीनों चीज़ें पहचान लें, तो फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगी? पठन-पाठन में, चाहे हम पढ़ रहे हों या पढ़ा रहे हों, इसमें ये क्या अहमियत, क्या महत्व पैदा कर देगा? पहला बिंदु, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी होता है, और वो जो सोचता है, वो ही बन जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, महात्मा गांधी कह रहे हैं, और कहानी इसको सत्यापित करती है। आपने कोई कहानी सुनाई, और वो सुनने के बाद जो एक मानसिक बौद्धिक प्रक्रिया मेरे दिमाग में शुरू होगी, मेरे आसपास मैं वैसा वातावरण, वैसा माहौल बनाना शुरू कर दूंगा। और ये 5 से 12 साल वाली एज जो थी, हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये वही है, कुम्हार की मिट्टी है। सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है, नैतिक गुणों का विकास हो रहा है, अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एंड यू आर द पर्सन हु विल मोल्ड इट। आप हैं जो इसको खड़ा करेंगे, केवल चयन से। किस प्रकार की आप सामग्री का चयन कर लेंगे, तो एक महत्व। दूसरा, अरेबियन नाइट्स के ताहिर शाह कहते हैं कि कहानियां मानवता के सामुदायिक सिक्के हैं। अंग्रेजी में असल में उनका ये स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि जो कहानियां, स्टोरीज आर दी करेंसी ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता की केवल एक करेंसी है, और वो है कहानी। बहुत सारी कहानियां हैं, जो वेस्ट में भी आप वही सुनेंगे, मिडिल ईस्ट में भी वही सुनेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी वही है, बहुत सारी हैं। सबकी शिक्षा हो सकता है, बस कैरेक्टर्स के नाम अलग अलग हों, लेकिन ऐसा लगता है, अरे ये तो हमारे यहाँ भी होता है। सो ताहिर शाह ऑफ अरेबियन नाइट सेड कि कहानियां मानवता के सामुदायिक सिक्के, द करेंसी ऑफ ह्यूमैनिटी हैं। एक सोशल, हाँ। और एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट, भाषाविद और लेखक हैं, जिनको हम मार्क टर्नर के रूप में जानते हैं। बहुत काम करते हैं कॉग्निटिव साइंस पे, भाषा पे, और उसको बहुत सरल भाषा में उकेरते हैं। वो कहते हैं कि कहानी विचारों का मौलिक स्वरूप है। आ, पता नहीं आपने कभी इसको अनुभव किया हो ना किया हो, लेकिन हाँ, मैंने किया है। जब पहली बार कहानी, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो जो मूल विचार आते हैं, और उनको जब हम लिखते हैं तो वो प्रकाशन योग्य नहीं होते, वो किताब छपने लायक नहीं होती। फिर हम उसको साहित्यिक भाषा देते हैं, तब जाकर के वो प्रकाशन योग्य बनती है। तो मार्क टर्नर ने क्या कहा कि विचारों का मौलिक रूप है, और मौलिक रूप को आप चाहे जितना मर्जी तराशने की कोशिश करें, उसकी मौलिकता निखर सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। तो कहानी हमेशा मौलिक ही होगी। अगर आप में से कोई लेखक होंगे भी, तो उन्होंने कभी ऐसी हिमाकत, जरूरत या हिम्मत नहीं की होगी कि जो कहानी पहले लिखी जा चुकी है, या कोई भी, आपने कोई भी ये ऐसा काम नहीं करता कि जो कहानी पहले लिखी है उसको फिर से लिख दे। प्यासे कौए की कहानी लिखी हुई है, आज तक किसी ने दोबारा प्यासे कौए की कहानी लिखी नहीं लिखी। शेर आ गया, शेर आ गया, भेड़ों का गड़रिया, वो कहानी सुनाता, दोबारा किसी ने लिखी नहीं लिखी। तो कहानी हमेशा मौलिक होती है, ये महत्व है, और व्यक्ति के मनोविज्ञान पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। हातिम ताई की कहानियां ले लें, आप गुलीवर की कथाएं ले लें, आप तेनालीराम की कथाएं ले लें, हम जैसा सुनते हैं वैसा एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव शुरू होने लगता है। और ये मैंने बाल मनोविज्ञान संबंधित नाम लिए, आप यदि अपने स्तर पे देखेंगे तो भी बहुत सारी चीजें, चाहे वो माइथोलॉजिकल हों, चाहे वो सोशल हों, आप जैसी कहानियां सुनते हैं, वैसा आपका एक माइंडसेट शुरू होने लगता है।
मानसिक विकास की क्षमता है इनमें। आप कहेंगे ये कहानी ये कैसे कर देगी, मैंने तो मनोरंजन और रुचिकर कहानियां ही। अगर आप डिटेक्टिव सीरीज सुनेंगे, वैज्ञानिक कहानियां सुनेंगे, तो मानसिक स्तर का विकास होता है, सोचने लग जाते हैं ये कैसे हुआ होगा, कैसे नहीं हुआ होगा। हर आयु वर्ग के लिए प्रचुर सामग्री उपलब्ध है, विभिन्न गुणों का विकास करने में सहायक है। आप चाहें तो सात्विक गुणों का विकास कर लें, आप चाहें तो इसमें डिटेक्टिव गुणों का विकास कर लें। मुझे अच्छी तरह याद है कि खैर हम एक जब थे स्कूल में, तो हमको एक नॉवल थी, एक कहानी थी, उसमें कुछ ऐसे काम सिखाए जाते थे जो सभ्य समाज में अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन कला के रूप में वो बड़े अच्छे थे। काफी देर तक वो सिलेबस में प्रचलन में रहा। तो हर तरीके के गुणों का विकास कर सकती है ना। सो रुचिकर और सरल तरीके से विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की इसमें क्षमता है कहानी में। तो इसलिए हमारे जीवन में कहानियों का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं एक बार ये जो इम्पोर्टेंस वाला सेक्शन था हमारा, इम्पोर्टेंस वाला जो स्लैब था, इसको फटाफट इन बिंदुओं को एक बार आपके लिए दोहरा देता हूं। व्यक्ति के मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव, मानसिक विकास की क्षमता, हर आयु वर्ग के लिए प्रचुर सामग्री, विभिन्न गुणों के विकास में सहायक, और रुचिकर व सरल तरीके से जटिलतम विषय को प्रस्तुत करने की क्षमता कहानियों, लोक कथाओं और रोचक किस्सों में कूट कूट के भरी हुई है। केवल इन्हें प्रस्तुत करने की कला और इनके श्रोताओं को बांध के रखने की क्षमता देखने की जरूरत है, बस। फिर आप कोई भी विषय सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। और आज की चर्चा को विराम देने से पहले मैं इस सेशन को समराइज करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। और वो ये है कि आज की चर्चा में हमने जाना कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंग क्या हैं, इनके मुख्य तत्व क्या हैं, कौन सुन रहा है, कहानी, लोक कथा या रोचक प्रसंग क्यों सुनाए जाएं, और इनका क्या महत्व है। तो बस इसी के साथ जो आज का सत्र था और मुझे आज आपसे जो चर्चा करनी थी, मैं उसको विराम देना चाहूंगा। और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में आप फटाफट एक दो प्रश्न ले लें, अगर मुझे वहां और मैं अपना ये पीपीटी जो है ये शेयर करूंगा। क्या मैं क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप जल्दी से वो प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इस सेशन को विराम देते हैं। तो बस इसी के साथ मैं फिर आज के सेशन को विराम देता हूं। यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हैं, अगर मेरे से कुछ हो। और इसी के साथ मैं अनुज गोस्वामी, ई लर्निंग एक्सपर्ट, शिक्षा इनिशिएटिव, शिव नाडर फाउंडेशन में कार्यरत हूँ, आपसे विदा लूंगा। और SCERT उत्तर प्रदेश लखनऊ का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस इनोवेटिव सोच को लेकर के आप सबके साथ जुड़ने का जो है वो ये साधन उपलब्ध कराया है, और आप इससे पूर्णतः लाभान्वित होंगे। नमस्कार।